नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर निरंकार वर्मा और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम लेकर के आते हैं आपके लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चन और उस पर एक बेहतरीन डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसके माध्यम से टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ये देख लो, ज्योग्राफी ऑफ वन का एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन बैच रहेगा 25 जुलाई से। ओशिनोग्राफी से स्टार्ट हो रहा है। क्लास 5 लैंग्वेज होगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव सेशंस होंगे, रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे और इस बैच में आप देखेंगे 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय की तैयारी करनी है वो देर न करते हुए क्या करिए, ये आपका कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए आप किसान अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़िए हमारे साथ, तैयारी करिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में 300 नंबर लाने के लिए। साथ ही साथ जीएस में जितना भी आप देखेंगे ज्योग्राफी का सबसे अधिक रोल है, तो उसको देखते हुए आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट मैककिनले अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैककिनले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड इन अलास्का। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इट इज एन एक्टिव वल्कैन। अब कह रहा है कि ये दो स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, कौन सही है, क्या दोनों सही है, कुछ इस तरह का ऑप्शन अगर हम देखें तो कह रहा है ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और नॉट टू। तो इस तरह के ऑप्शन दिए हुए। तो पहली बात तो ये कि माउंट मैककिनले जो है, ने आपको पढ़ाया था, ये देखो माउंट मैककिनले है, अलास्का में ही है। अलास्का कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये आपका, देखो ये आपका जो स्टेट है यही है अलास्का। अलास्का में बेसिकली 3 रेंजेस हमने बताई थी। एक रेंज बताई थी ब्रूक्स रेंज, यहाँ पर थी ब्रूक्स रेंज और ये थी अलास्का रेंज और यहाँ पर एक मैकेंजी रेंज। इस तरह से 3 रेंजेस थी वहां पर, जिसमें से अलास्का की एक पीक हमने बताई थी, इसका नाम है देनाली, या इसी का पहले का नाम था मैककिनले, माउंट मैककिनले। यही पीक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। और साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिएगा कि यह एक एक्टिव वल्केनो यानी माउंटेन है। माउंटेन के नीचे से वल्केनो प्रोसेस हो रहा है, उसी पे आकर के डिपोजिशन हो रहा है, तो यह एक एक्टिव वल्केनो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो देखिए ध्यान से, इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसमें दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन, यानी कि कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा आयरन ओर का रीजन कौन सा है जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है या भंडार हो, कुछ ऐसा कौन सा रीजन है। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्वी अपलेशियन, अलाबामा रीजन, लेक सुपीरियर रीजन और सेरा नेवाडा रीजन। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट अपलेशियन, अलाबामा क्षेत्र, लेक सुपीरियर रीजन, सेरा नेवाडा टेरिटरी। तो ये आपके सामने ऑप्शन। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें मैप, तो मैप में यहां पर आप देखोगे कि सुपीरियर लेक, ये सुपीरियर लेक और सुपीरियर लेक का जो संबंध है वो है सुपीरियर आइलैंड से, यानी कि जो सुपीरियर झील है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ये मान लो कि ऐसे आइलैंड है, इसमें एक लेक ऐसे इस तरह से स्थिति है, लेक यहाँ पर,
यही है सुपीरियर लेक। तो ये पूरा हिस्सा क्या है, ये हाईलैंड है, उच्च भूमि है। तो सुपीरियर लेक सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। और सुपीरियर उच्च भूमि का जो रीजन है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। स्पेशली इसमें आप एक नाम जरूर याद रखिएगा, मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज तो पूरा सुपीरियर रीजन जो है ये लोहे के भंडार के लिए बहुत फेमस है, यहीं से प्रोडक्शन होता है। और उसी के नीचे अगर आप देखें, इस रीजन में आप देखोगे के लिए बहुत फेमस है। तो जब कोयला हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, तो इस पूरे रीजन में जो लेक रीजन है, ये इस लेक रीजन को कहेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा रीजन बनेगा। ओके, तो इस तरह से आपका इसमें उत्तर जो सही होगा वो सही होगा झील सुपीरियर क्षेत्र, यानी कि लेक सुपीरियर रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरिकेन जो प्रचंड चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हरिकेन की बात कर रहे हैं, लो प्रेशर की बात कर रहे हैं। Where does hurricane which is a subcyclone originate? तो हरिकेन जो प्रचंड चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? देखो ऑप्शन है, फ्रॉम द हवाईयन आइलैंड, यानी हवाई द्वीप से, फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अप्रेशियन माउंटेन, अप्रेशियन पर्वत के पूर्वी भाग से, कोलोराडो की खाड़ी से, यानी मैक्सिको की खाड़ी से। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले समझो ये होता क्या है। बेसिकली जो साइक्लोन होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ लो एयर प्रेशर। निम्न वायु दाब का केंद्र होता है और इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन जो होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। मतलब कुछ इस तरह से बनता है। ऐसे मान लो ये सब आइसोबार्स है, ये सब समदाब रेखाएं हैं और यहाँ पर सेंटर में कहीं पर लो प्रेशर बने। जैसे मान लो हम कह दें कि यहाँ पर मान लो 900 MB का प्रेशर है, मान लो यहाँ 920 MB का प्रेशर, ये सब आइसोबार है। तो ये बेताकार, मान लो 940 का आइसोबार, ये 960 का आइसोबार है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जो विंड का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज हाई से लो की ओर होता है। तो हाई किधर की ओर है? बाहर की ओर हाई होता जा रहा है, सेंटर की ओर लो है। तो ये सेंटर बना हुआ है। अब क्या होगा, चारों ओर से हवाएं जो होंगी इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज इसी सेंटर की ओर जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आइसोबार को इंटरसेक्ट करती हुई, काटती हुई जो भी हवाएं हैं या जो पवने हैं, वो वक्राकार मार्ग पर चलते केंद्र की ओर जाएंगे और केंद्र की ओर जाकर के ऐसे ऊपर की उठेगी, उठ करके फिर बाहर की ओर उतरेगी। ये है बेसिकली साइक्लोन। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में कहीं पर डिस्कस करेंगे, फिर हाँ समझेंगे साइक्लोन है। अब इस साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें इस साइक्लोन को या लो प्रेशर की बात करें, तो जो आपका ये जापान सी है, यहाँ पे इसको कहते हैं टाइफून। चाइना सी जो ये वाला रीजन है, इसको यहाँ पर कहते हैं टाइफून। अगर हम बात करें इसकी बात करें, अगर हम बात कर रहे मान लो कि यहाँ पर फिलीपींस है, तो फिलीपींस में कहते हैं बेगाओ। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विलेज, ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज। हिंद महासागर में अगर आप आइए, इंडियन ओशन में आप आइए, तो इंडियन ओशन में इसको हम कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन कहेंगे। और अगर हम कैरिबियन सी में आ जाए, या जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये देखिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की खाड़ी में इसी को हम क्या कहते हैं, हरिकेन। तो हरिकेन क्या है, एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हमने कहा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जापान सी में इसको टाइफो कहते हैं, चाइना सी में इसको टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में इसको बैगाओ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विलिविडेस कहते हैं, और इंडियन ओशन में इसको हम साइक्लोन कहते हैं, और कैरिबियन सी कहो या गल्फ ऑफ मैक्सिको कहिए, वहां पर इसको हम हरिकेन कहते हैं। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अगर इस प्रश्न का सही उत्तर हमें देना है तो हम क्या देंगे कि भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या होगी। अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? विच स्टेटमेंट? अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हवाई यूनाइटेड स्टेट का एकमात्र राज्य है जहां पर कॉफी की कृषि होती है। यानी कह रहा है हवाई इज द ओनली स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर कॉफी इज कल्टीवेटेड। दूसरा है किलाई विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन है? तो कह रहा है किलाई। दूसरा कह रहा है केप कैनवेरल नासा का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, केप कैनवेरल इज द सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर ऑफ नासा। इसके अलावा कह रहा है कनाडा का ग्रैंड बैंक राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, चावल उत्पादन के लिए फेमस। अब ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसको हमें फाइंड करना। देखो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट ले रहा है कि हवाई जो है, तो पहले तो हवाई देखो कहां, हवाई देखो कहां, तो यहां पर अगर हम एक मैप ऐसे ड्रॉ कर दें, ये नॉर्थ अमेरिका, तो हवाई कुछ यूएसए के, मान लो ये यूएसए है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इधर की ओर है आपका हवाई आइलैंड, कहां पर? पैसिफिक ओशन में आपका हवाई आइलैंड है। ठीक है, एक स्टेट है यूएसए का। यहां पर आप जानते रहो कि एक ऐसा स्टेट है यूएसए का, यानी एक सिंगल एक ऐसा स्टेट है, बाकी और कहीं नहीं होता। यानी यूएसए का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर कॉफी का कल्टीवेशन होता है, कॉफी की कृषि की जाती है, और कहीं नहीं होता। यूएसए तो एक आप कह सकते हो कि एक सिंगल स्टेट है जहां पर कॉफी की कृषि होती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो शुगर केन होता है, गन्ना, गन्ने की प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उत्पादकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गन्ने की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। और इसी आइलैंड के बारे में जानते रहिएगा, इसकी कैपिटल है होनोलुलु। होनोलुलु कहते हैं, और होनोलुलु मतलब मोती। तो होनोलुलु के मतलब इसमें जो इसको कहते क्या है, क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है, इसको क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहते हैं। इसी आइलैंड पर आप देखेंगे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो, बहुत सारे, जिसमें से आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है इलाई, एक याद रखना है मौना लोआ, एक याद रखना है मौना किया, मौना लोआ और किलाई। ये 3 एक्टिव वोल्केनो हवाई आइलैंड पे सिचुएटेड है, जिसमें से किलाई जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्टिव, यानी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। किलाई विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है, जो हवाई आइलैंड। एक तो हो गया कॉफी वाला, वो सही है, किलाई सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, ये भी बात समझ में आएगी। और स्टेटमेंट इसमें क्या है, केप कैनवेरल की बात हो रही है। देखो केप कैनवेरल यूएसए में यहाँ पर है, केप, तो केप की जो हिंदी होती है उसको हिंदी में कहते हैं अंतरीप, यानी अंतिम बिंदु किसी भी आइलैंड का, किसी बॉडी का। मान लीजिए पेन का इसका अंतिम पॉइंट ये केप हो जाएगा, एक तो केप है, तो लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर एक केप है जो हल्का सा ऐसे आइलैंड से निकला होता है, और यहाँ पर अवस्थित है केप कैनवेरल। और केप कैनवेरल नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। जैसे इंडिया में आप देखते होंगे श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या है, वो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, और ये नासा का लॉन्चिंग पैड है। इसके अलावा क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से, कि कनाडा का ग्रैंड बैंक चावल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब इसको समझते हैं,
कहाँ पर है ये देखो, यहाँ पर मैप पे दिया हुआ है, ये आपका है न्यू फाउंड लैंड। ये क्या है? न्यू फाउंड लैंड। अब न्यू फाउंड लैंड कनाडा का एक आइलैंड है। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होती है संशोधन से? एक तो भाई ऊपर से आ रही है लेब्राडोर जलधारा करंट, ओशन करंट, और नीचे से जा रही है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है, मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। तो यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन जैसी कुछ कहानी बनेगी और पूरा एक कोहरा जैसा बन जाएगा, फॉग यहाँ बन जाएगा। एक तो ये होता है। दूसरी चीज, जो इसका एक कोस्टल एरिया है, ये वास्तव में कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, हम बनाते हैं, हमारे प्लेटू है और ये प्लेन है, और इसके बाद ये ओशन शुरू हुआ है। ये ऐसे टोपोग्राफी मान लो हमने बनाया, ये ओशन है। तो जो ये ओशन से लगा हुआ इस तरह का जो एरिया होता है, ये जिसकी गहराई बहुत कम होती है, सन रेसेस यहाँ पर इंटर कर जाती, यहाँ पर रिवर्स ला करके डिपोजिशन भी करती है सेडिमेंटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसके लिए जैविक घटकों की। तो जहां जहां पर दुनिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, महाद्वीपीय बंकट होते हैं, वहां वहां पर जैविक घटकों की उत्पत्ति होती है। अब जाहिर सी बात है, जैविक घटक में क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि अगर कोरल्स होंगे तो फिशरीज होगा, यानी मत्स्य पालन का ये पूरा सेंटर। और आप जानते रहिएगा कि कनाडा का ग्रैंड बैंक जो है मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इसी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंट जोन्स। क्या नाम है? सेंट जोन्स। और सेंट जोन्स से फिश का एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए सेंट जोन्स को कहते हैं फिश पोर्ट। तो आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि यही आपका उत्तर होगा सही, यही स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरह से, ये कॉफी का पूरा वो एरिया है, खिलाई बालकनियों है, और ये नासा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जो रेलवे दिया हुआ क्या है? एक तरफ रेल मार्ग है, कनाडा पैसिफिक रेल, कनाडा नेशनल रेल, सेंट्रल पैसिफिक रेल, ट्रांस इंडियन रेल, इतना दिया हुआ है। अब इसको देखो कहां से कहां तक, तो कनाडा पैसिफिक को कह रहा है वैंकूवर से न्यू ब्रुंसविक तक, कनाडा नेशनल रेलवे को कह रहा है प्रिंस रूपर्ट से हैलिफैक्स तक, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे कह रहा है सैन फ्रांसिस्को से वॉशिंगटन डीसी, ट्रांस इंडियन रेल को कह रहा है वेलपराडियो से ब्यूनस आयर्स। अब ये रेलवेज को आपको देखना है। अगर हम बात करें कनाडा पैसिफिक रेलवे की, तो देखो ये वैंकूवर है, ये वैंकूवर है, और वैंकूवर से होते हुए इस तरह से ये न्यू ब्रुंसविक तक पहुंच जाती है। ये है कनाडा पैसिफिक रेल। दूसरा होता है कनाडा नेशनल रेलवे। तो कनाडा नेशनल रेलवे यहाँ पर है प्रिंस रूपर्ट से जाएगी वैंकूवर, पहले वैंकूवर, और वैंकूवर से होते हुए पहुंच जाएगी नोवा स्कोशिया के पास, इधर बाहर, या इधर आप देख सकते हो, ये प्रिंस रूपर्ट से ये स्टार्ट होती है, पहले यहाँ जाती है, फिर ऐसे होते हुए विनिपेग से होते हुए ऐसे जाएगी हैलिफैक्स। ये है कनाडा नेशनल रेलवे सीएनआर। तीसरा जो है, अगर हम इसकी बात करें सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, तो सेंट्रल पैसिफिक रेलवे सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट होता है और न्यूयॉर्क तक जाता है। कहां तक जाता है? न्यूयॉर्क तक जाता है। ये है सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जाता है। इसका मतलब ये वॉशिंगटन तक नहीं जाता है। ट्रांस इंडियन रेल, यहाँ देखो चिली का एक वैल्पराइजो सिटी है और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो ट्रांस इंडियन रेल यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, देख लो, इसको सही कर लो। सेंट्रल पैसिफिक रेलवे जो है सैन फ्रांसिस्को से वॉशिंगटन नहीं, ये कहां तक है? न्यूयॉर्क तक। तो आपका यही वाला जो तीसरा वाला होगा, ये सुमेलित करेक्ट मैच नहीं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन किस निकला है। कल फिर हम मिलेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको जो सेशन चल रहा है बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत ही विधिवत तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन
तुरंत मिल सके। थैंक यू।